हे हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल द मसल टीचर। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग एक एनसीईआरटी का सीरीज़ कर रहे थे। सो टुडे आई एम विद द क्लास 8 का एक चैप्टर जो कि है ट्रेड टू टेरिटरी। तो आज उसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ दिन एक्चुअली मैं नहीं था, बाहर गया था कुछ एग्जाम्स के लिए। सो आई वॉज अनएबल टू मेक द क्लासेस। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आज से फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो चैप्टर है वो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी सी। ये जो चैप्टर है दिस ट्रेड टू टेरिटरी, इट टॉक्स अबाउट हाउ इट टॉक्स अबाउट हाउ द ब्रिटिशर्स हु केम हियर टू इंडिया एज ट्रेडर्स। जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, जो ब्रिटिश था, ठीक है, हाउ दे केम इन इंडिया एज ट्रेडर्स and these Britishers later on declared themselves as the political leader। कैसे उन लोगों ने धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया पूरे का पूरा टेरिटरी को, ये सब कैसे किया, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? लेट मी जस्ट वेट ए मिनट, थोड़ा देख लेता हूँ फोकस हो रहा है कि नहीं। फोकस हो रहा है, ठीक है, ओके। जस्ट ए मोमेंट। देखो ये जो ब्रिटिश हुआ करते थे उस टाइम, ठीक है, ये जो ब्रिटिश हुआ करते थे उस टाइम, बाय द टाइम ऑफ 17th century, these Britishers they came to India। ठीक है, ये क्या कौन थे? ये ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, ठीक है, ब्रिटिश थे। 17th century के टाइम में वो इंडिया आए, ठीक है। एंड वो लोग ये देखे कि इंडिया में उस टाइम, ठीक है, स्पाइसेस, ठीक है, टी, कॉटन, सिल्क, ठीक है, ये सब बहुत अच्छी, दे हैव द फाइनेस्ट क्वालिटी, वी हैव द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क। ठीक है, वी डू हैव द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क। तो बाय दिस टाइम वो जो ब्रिटिशर्स हुआ वो ट्रेड के लिए तो आए थे। पहले उनका मोटो तो यही था कि यहाँ पर आकर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेंगे, ठीक है, मैक्स टू मैक्स बहुत सारा प्रॉफिट कमाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब by the time of 1707, ठीक है, by the time of 1707 जब औरंगजेब जब मर गया, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो मुगल का जो डायनेस्टी था, ठीक है, ये जो मुगल डायनेस्टी था, ये मुगल धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्लाइन करने लगा। देखो, बाय दैट टाइम मुगल एम्पायर वॉज वेरी 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 पावरफुल। ओके, मुगल एम्पायर वॉज वेरी पावरफुल। इट हैज नियरली कवर्ड लाइक 75 to 80% ऑफ द होल ऑफ द इंडिया। ठीक है, सब कुछ कवर कर लिया था उन्होंने, ठीक, कुछ पार्ट छोड़कर। एंड दिस मुगल डायनेस्टी आफ्टर द डेथ ऑफ दिस औरंगजेब, ठीक है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा। जब धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा, सो आसपास के जितने भी रीजनल किंग्स सब थे, रीजनल जो किंगडम्स हुआ करते थे आसपास के, ये राइज करने लगे। ठीक है, क्योंकि मेन राजा तो मर गया ना, मुगल तो मर गया। जब मुगल मर गया तो ये आसपास के जितने भी रीजनल किंगडम्स थे वो राइज करने लगे। ठीक है, वो क्या करने लगे, राइज करने लगे। जब राइज करने लगे तो ऑब्वियसली उस एरिया का जो पॉलिटिकल कंडीशन होगा, ठीक है, वो अनस्टेबल होगा। एंड ब्रिटिशर्स टुक दिस opportunity of this political instability। ठीक है, ब्रिटिशर took this opportunity of this political instability। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या किए, इसी का फायदा उठाकर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुछ परमिशन वो पहले से ही लेकर आए थे। ठीक है, दैट दे विल बी ट्रेडिंग, ठीक है, ओनली दे विल बी ट्रेडिंग ड्यूटी फ्री, ठीक है, उन्होंने फरमान जारी करवाया था।
एंड ब्रिटिशर्स टुक दिस अपॉर्चुनिटी, इसी अपॉर्चुनिटी का ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया, एंड ये फ़ायदा उठाओ क्या क्या धीरे 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 वो क्या किए, ठीक है, दे टुक द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द कंट्री, ठीक है, दे टुक द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द कंट्री, धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल ले लिया कंट्री का, धीरे धीरे छोटे छोटे टेरिटरीज उन्होंने कब्जा करने लगे, ठीक है, एंड देर आर डिफरेंट डिफरेंट यू कैन से, जैसे कि 1757 का बैटल ऑफ प्लासी हुआ, 1764 का बैटल ऑफ बक्सार हुआ, ठीक है, ये सब इवेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है, विल टॉक अबाउट दिस इवेंट्स नाउ, ठीक है। सो दिस इज द होलसम स्टोरी ऑफ दिस ट्रेड टू टेरिटरी, कैसे ट्रेड से वो टेरिटरी को धीरे धीरे कब्जा करने लगे, उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, लेट्स डिस्कस दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन, ठीक है। ओके, देखो, औरंगजेब was the last and the powerful Mughal ruler. He established the control over a very large part of the territory that is known as India. After his death in 1707, ठीक है, after his death is Aurangzeb, okay, after his death in 1787, many Mughal governors, the Subedars and the big zamindars began to asserting their authority and establishing regional kingdoms, ठीक है, क्योंकि देखो उस टाइम क्या हुआ था, क्योंकि औरंगजेब ने बहुत सारे टेरिटरी अपने अंडर ले लिया था, कब्जा कर लिया था, एंड सपोज मान लेते हैं, ठीक है, एक जगह था, ये एरिया को भी कब्जा कर लिया, ये एरिया को भी कब्जा कर लिया था, ये एरिया को भी कब्जा कर लिया था, मान लेते हैं। हर जगह तो वो पहुंच नहीं सकता ना औरंगजेब, वो क्या किया, हर जगह में एक एक गवर्नर को बिठा देता था, ठीक है, हर एक जगह में क्या करता था, वो एक गवर्नर को यहाँ पर गवर्नर को बिठा देता था, एंड दिस गवर्नर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दोज टेरिटरी ऑन बिहाफ ऑफ औरंगजेब, ठीक है, वही होता था ना। उस टाइम क्या हुआ, जब औरंगजेब मर गया, ठीक है, आफ्टर हिज डेथ क्या हुआ, ऑब्वियसली ये अपने आप को राजा घोषित करने लगेंगे कि नहीं अभी तो राजा तो नहीं है, अब हम लोग ही राजा हैं, हम लोग ही सब सर्वा हैं, ठीक है, और वो लोग वही किए, वो अपने आप को अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर लिए, ठीक है, एंड वो बोले कि छोटे छोटे किंगडम्स शुरू कर लिए, जैसे कि मान लेते हैं कोई अगर होगा वहाँ पर शुंगा, कोई XYZ कुछ भी होगा, देव डायनेस्टी, कुछ भी डायनेस्टी, वहाँ पर वो लोग रीजनल किंगडम वो लोग शुरू करने लगे। एम आई क्लियर? ठीक है, देखो उसके बाद क्या हुआ, देखो as powerful regional kingdoms emerge in various parts of Delhi in no longer function as an effective center, ठीक है, देखो क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ, जो छोटे छोटे जो रीजन्स हुआ करते थे, जो रीजनल किंगडम्स हुआ करते थे, दे यूज्ड टू राइज इन पावर, धीरे धीरे उनको भी पास पावर आने लगा, एंड जब उनके पास धीरे धीरे पावर आने लगा, एंड नाउ जो पूरा का पूरा एक सेंटर, इंडिया का एक सेंटर जगह था रूल करने, वो भी नहीं बचा, क्योंकि हर जगह में पावरफुल किंगडम शुरू होने लगे, ठीक है। देखो इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया दिल्ली कुड नॉट फंक्शन एज द इफेक्टिव सेंटर, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो राजा हुआ करता था सेंटर मतलब आज भी हम लोग का जो राजधानी है कहाँ, दिल्ली है, तो एग्जैक्टली इन दैट वे, ठीक है, तो दिल्ली कुडंट बी द सेंटर एनीमोर, क्योंकि हर इंडिया के हर एक कोने में नए नए रीजनल किंगडम स्टार्ट होने लगे, शुरू होने लगे, दे आर वेरी मच पावरफुल नाउ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century however a new power emerging on the political horizon, the British, ठीक है, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, ठीक है। देखो जैसे कि 1757 में जब प्लासी खत्म हुआ, 1764 में जब बक्सार खत्म हुआ, 1757 प्लासी के बाद 1764 बैटल ऑफ बक्सार के बाद क्या हुआ, जब ये सब चीज खत्म हुआ ना, ठीक है, जब ये सब चीज खत्म हुआ, एंड दिस 1764 के बाद उनके पास पावर आ गया, किसका पावर आ गया, उनके पास दीवानी राइट्स आ गया, ठीक है, दीवानी राइट्स मतलब क्या, राइट टू कलेक्ट टैक्स, ठीक है, दीवानी राइट्स उनके पास आ गया, एंड इसी से उनका पहला कंट्रोल स्टार्ट हुआ, ठीक है, बंगाल का आया था, ठीक है, दीवानी राइट्स कलेक्शन किस एरिया का आया था, बंगाल का आया था, एंड दिस ओनली लेड टू द स्टार्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि देखो कैसे ब्रिटिश ने छोटे से ट्रेडिंग कंपनी शुरू किया एंड नाउ एक्वायरिंग टेरिटरीज, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है।
देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ओके कम्स फ्रॉम द ईस्ट ओके इन 1600, जिसे मैंने बताया था 1600 में, ठीक है। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ I, ग्रांटिंग द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। देखो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है, ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है, ये एक प्राइवेट कंपनी था, ठीक है, ये क्या था, एक प्राइवेट कंपनी था। जो प्राइवेट कंपनी ब्रिटिश के रूल के अंडर काम करता था, इट इज वर्किंग अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट नहीं, इट इज वर्किंग अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट्स अ प्राइवेट कंपनी, एक कंपनी की तरह मानो उसको, जो कि इंडिया में ट्रेड करने के लिए आया था। एंड उन्होंने क्या किया, क्योंकि उस टाइम जो ब्रिटेन था, जो ब्रिटिश था, ठीक है, they were very powerful during that point of time, and they have got control over lot many of countries, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ, वो लोग सुप्रीम मानते थे अपने आप को। एंड दैट इज वाई क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं एक चार्टर देती हूँ, चार्टर मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट की तरह, एक रिटन परमिशन की तरह, ठीक है, वो बोला कि मैं एक चार्टर देती हूँ, ठीक है, तुम्ही को ही हक है जाकर ईस्ट एरियाज में, ठीक है, जाकर तुम लोग क्या करो, ट्रेड करो, ठीक है। एंड वही लोग किए, ठीक है, फ्रॉम द रूलर ऑफ द इंग्लैंड दैट इज क्वीन एलिजाबेथ I, ग्रांटिंग ए सोल राइट, बस तुम ही करोगे, सोल मतलब अकेला, सोल राइट तुम ही करोगे ट्रेड विद ईस्ट। दिस मेंट दैट नो ट्रेडिंग ग्रुप ऑफ इंग्लैंड कुड बी compete with the East India Company. With this charter, the company could venture across the oceans, looking for new lands from which it could buy goods at cheap price and carry them back to Europe to sell at higher price, ठीक है। उस चार्टर में क्या लिखा था कि बस तुम ही एक ही यूरोपियन नेशन में से एक ही तुम कंट्री होगे जो तुम जाकर ओशन में जाकर घूमोगे, जो भी लैंड तुम पाओगे वहां पर ईस्ट एरियाज में, ईस्ट के कंट्री के साइड में, ठीक है, इसके साइड में जो भी पाओगे, एंड दैट उसी पे जाकर तुम लोग वहां पर से ट्रेड करोगे, वहां पर चीप प्राइस में वहां से चीज लेकर आओगे एंड यहाँ पर यूरोप लाकर ज्यादा दाम में बेचोगे, ठीक है। और इसलिए उनका वो चार्टर वहां पर वो मिला था। एम आई क्लियर, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ठीक है। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम द अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, देखो अब तो उनको चार्टर मिल गया, क्वीन से चार्टर मिल गया कि तुम जाकर वहां पर ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड मिलने के बाद देखो क्या हुआ, सी द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। सी ऐसा नहीं कि वहां पर बस इंग्लिश ही थे, नहीं, ठीक है, देयर वेर ब्रिटिश, देयर वेर डच, डेन्स, फ्रेंच, ठीक है, पोर्तुगीज, ठीक है, दिस मेनी ऑफ इंग्लिश यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन नो ट्रेडिंग कंपनीज वर देयर ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये लोग भी थे, लेकिन वो लोग बोले हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास चार्टर है, हम लोग बस ही रूल कर सकते हैं, ठीक है। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, सो दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। देखो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक मर्केंटाइल कंपनी हुआ करता। मर्केंटाइल मतलब क्या, प्रॉफिट ओरिएंटेड, जहां से मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो सके, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे यूज्ड टू बाय चीप। ऑब्वियसली इंडिया में तो मालूम ही नहीं है कि क्या चीज कैसा कितना पैसा क्या है, वहां से कम में खरीद लेंगे और बाहर लगा ज्यादा पैसे में बेच देंगे, वही होता था उस टाइम। एम आई क्लियर, समझ में आया कि नहीं? ठीक है। The royal charter, however, could not prevent the other European powers from entering the eastern markets, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने बोला था, तुम लोगों ने चार्टर दे दिया कि नहीं बस तुम ही जाकर ट्रेड करोगे, भाई मानेगा कौन? थोड़ी ना है। देखो जो लेस पावरफुल है वो लोग नहीं मानेंगे, वो लोग मान जाएंगे, ठीक है, हाँ नहीं डर के मान जाएंगे, लेकिन जो पावरफुल है वो क्यों मानेंगे? वो तुम तो ब्रिटिश की रानी हो ना, तुम हम लोग की रानी थोड़ी ना हो कि तुम बोल दो कि हम लोग नहीं जाएंगे मतलब ट्रेड करने, नहीं। इसलिए चाहे कुछ भी चार्टर हुआ करता था, लेकिन अदर जितने भी थे ये सब जो थे ये लोग भी आ गए ट्रेड करने के लिए। इसके बारे में हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। एम आई क्लियर? ठीक है। देखो by this time first English ships sailed down the west coast of Africa around the Cape of Good Hope, crossed the Indian Ocean. The Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had the base in Goa. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered the sea route in India in 1498. By the early 17th century, the Dutch, देखो क्या हुआ, ठीक है, देखो अब क्या हुआ यहाँ पर
हम लोग का जो यहाँ पर क्या है, वेट, ऐसा तो नहीं है, ऐसा है शायद हम लोग का जो अफ्रीकन नेशन है। तो यहाँ पर केप ऑफ गुड होप, ठीक है, वो क्या हो, वहाँ से पोर्तुगीज यहाँ से आकर ऐसे आकर यहाँ पर जाकर यहाँ पर इंडिया में वो लोग पहुँच गए आकर, ठीक है, यहाँ पर जाकर वो पहुँच गए, ठीक है, इंडिया में केप होप से, लोग केप ऑफ गुड होप से देखकर, ठीक है। एंड इन 1498 इट वाज वास्को डा गामा हु एक्सप्लोर्ड फर्स्ट टू इंडिया, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट में आ गए, गोवा के पास, ठीक है, गोवा के पास। लेकिन क्या हुआ था उस टाइम, ठीक है, जब वो घूम रहे थे उस पानी में, जब घूम रहे थे वहां पे कुछ मछुआरे हुआ करते थे, ठीक है, फिशरमैन कुछ हुआ करते थे, ठीक है, वो इनको मिल गए पोर्तुगीज एक्सप्लोरर, ठीक है, वास्को डा गामा को, ठीक है, वेट देखो, पोर्तुगीज एक्सप्लोरर, ठीक है, वास्को डा गामा, ठीक है, जो इंडिया में आ गए बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, समझ में गए। तो क्या हुआ, कुछ मछुआरे थे वहाँ पर, वो लोग क्या है वास्को डा गामा को मिल गए एंड उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आओ, हम लोग का हॉस्पिटैलिटी दिखाएंगे, ठीक है। एंड दीज फिशरमैन दे टुक वास्को डा गामा टू कैलीकट, जहाँ पर जैमोरिन, ठीक है, जहाँ पर जैमोरिन एक हिंदू रूलर हुआ करते थे, कैलीकट में लेकर गए, ठीक है, जहाँ पर जैमोरिन, ठीक है, एक हिंदू रूलर हुआ करते थे, समझ में आया कि नहीं, क्लियर। फिर देखो द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन इंडियन ओशन, सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड इन सीन। देखो पोर्तुगीज आ गए, ठीक है, फिर डच आ गए, समझ में आया कि नहीं, फिर फ्रेंच आ गए। एवरीवन वांटेड टू ट्रेड इन इंडिया, ठीक है, उस टाइम तो ट्रेड मतलब इंडिया बोला कि ये साइड में, ठीक है, जितने भी साइड में ये सब इंडियन ओशन में जो भी जितने भी लैंड टेरिटोरीज होंगे वहां पर हम लोग जाकर ट्रेड करेंगे, ठीक है। एंड दे ऑल वांटेड, ठीक है, देखो तो मेन द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स, द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया, ठीक है, सबका एक ही मतलब था कि नहीं हम लोग खरीदेंगे तो कॉटन ही खरीदेंगे, सिल्क एंड कॉटन, क्योंकि इंडिया में वी हैव द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क एंड कॉटन, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। एंड दे यूज्ड टू डू दिस एंड इंडिया आल्सो हैड अ बिग मार्केट फॉर स्पाइसेस, ब्लैक पेपर, ठीक है, कार्डमम, देखो वी हैव पेपर, cloves, cardamom, cinnamon too, okay, were in great demand, ठीक है। See, during that point of time, India was in high demand because of silk and cotton and spices, जिसमें cardamom, cinnamon, cloves, पेपर एक्सेट्रा, ठीक है। दीज वेयर द मार्केट्स विच वर हैविंग इन इंडिया एंड लोग बोलते थे, ठीक है, दीज ब्रिटिशर्स दे वांटेड दीज थिंग्स, दीज ब्रिटिशर्स दे वांटेड दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू टेक टू यूरोपियन कंट्रीज एंड टू सेल देम। समझ में आया कि नहीं? इतना तो समझ में आ गया। और क्या देखो, यूरोपियन कंपनीज इनोवेटिवली पुश्ड अप द प्राइसेस एट विच these goods could be purchased and these reduced the profits that could be earned. The only way the trading companies could flourish was by eliminating the rival competitors. The urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies. Through the 17th and 18th centuries, they regularly sank each other's ships, blockaded routes and prevented warships from supplies of commodities. देखो अब क्या हुआ, देखो सुनो, अब मुद्दा क्या हुआ, देखो यहाँ पर बहुत अच्छा एक स्टोरी है, सुनो। देखो अब क्या हुआ, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एक रहा ब्रिटिश, डच, ठीक है, फ्रेंच, मान लेते हैं ये तीन है, मान लेते हैं, ठीक है, ये तीन है मान लेते हैं। एंड सपोज मान लो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया में मान लो मैं एक मर्चेंट हूँ जो कि इंडिया में मैं एक मर्चेंट हूँ, इंडिया में मैं एक मर्चेंट हूँ जो कि मान लो सिल्क बेचता हूँ, क्या बेचता हूँ, सिल्क। अब देखो
इसको भी सिल्क लेना ही है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, तीनों जन को सिल्क ही लेना है। मैं अभी सिल्क दूंगा किसको? ऑब्वियसली द पर्सन, ऑब्वियसली मैं उसी को दूंगा जो मेरे को ज्यादा पैसा देगा। ये सुनो एंड सी, अगर पहले ये लोग मेरे को 20 रुपए देते थे, ये भी 20 रुपए देता था, या फिर ये भी 20 रुपए, मान लेते ये लोग सब 20 रुपए ही देते थे, ठीक है, एंड ये लोग जाकर वहां पर 100 रुपए में बेचते थे, तो 80 रुपए का प्रॉफिट बचता था, ठीक है, 80 रुपए का प्रॉफिट होता था। अब देखो, क्योंकि सब राइवल्स को भी वही सेम चीज चाहिए, दैट मीन्स जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसी को मैं लूंगा। सपोज मान लेते हैं ब्रिटिश मेरे को अभी 45 रुपीज में मांग रहा है, ये सपोज 30 रुपीज में मांग रहा है, ये सपोज 35 में मांग रहा है। सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? ब्रिटिश दे रहा है। तो ऑब्वियसली मेरा सिल्क होगा इसके पास चला तो जाएगा, लेकिन जो 80 रुपए का प्रॉफिट करता था अभी वो 80 रुपए का कर पाएगा क्या? नहीं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तो 80 रुपए का प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स दे विल हैव ए लेसर प्रॉफिट। ये सुनो, जब लेसर प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे। उनका काम तो ट्रेडिंग है, वो मर्केंटाइल है ना, प्रॉफिट मैक्सिमेशन उनका मेन काम है। समझ में आया कि नहीं? एंड इसीलिए वो लोग क्या किए, अब बोले कि नहीं, आइदर इनको पूरा यहाँ से हटा ही देंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे? बैटल्स लड़ेंगे, बहुत सा झगड़ा होगा, बहुत सारा वॉर्स होगा, ठीक है, ये इसका सिर को उड़ा देंगे, इसके सिर को उड़ा देंगे, सब वही करेंगे। आम आई क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, दिस वॉज द होल स्टोरी। ठीक है, सुनो अब trade was carried on with arms and trading posts were protected through fortification. This effort to fortify settlements and carry on profitable trade was led in intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. देखो अब क्या हुआ, देखो अब क्योंकि मैंने जैसे बोला कि वहाँ पर ब्रिटिश था, वहाँ पर फ्रांस थे, वहाँ पर डच थे, डेन्स थे, पोर्तुगल थे, सब लोग को ट्रेड करना है। एंड ट्रेड करने के लिए जो प्रॉफिट तो कम हुआ जिसको मिलेगा, उसके लिए वो लोग क्या करते थे? देखो, आर्म्स एंड एमुनेशंस भी वो लड़ाई करते, ट्रेडिंग करते थे, ठीक है, एंड जो भी उनका जो ट्रेड का जो सामान हुआ करता उसको तो प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि सब लोग के सामान के ऊपर टारगेट है ना, उसको उड़ा देंगे वो लोग। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या किए? फोर्टिफिकेशन करने लगे। क्या करने लगे? फोर्टिफिकेशन, बड़े बड़े दीवार बनाने लगे, बड़े बड़े, ठीक है, समझ में? बड़े बड़े दीवार बनने लगे। अब देखो, नाउ बिकॉज ऑफ दिस फोर्टिफिकेशन, देखो सोचो, अब तुम मेरे घर में आकर रह रहे हो, मेरे से बिना पूछे ही मेरे को रूम का कलर चेंज करवा दिया, ऐसा थोड़ी ना होगा, मेरे से पूछना चाहिए कि नहीं? एग्जैक्टली इन दैट वे तुम आकर इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में बस क्या कर रहे हो? ट्रेड करो, व्यापार कर रहे हो, और अपने आप से तुम वहां पर दीवार खड़ा कर दो, बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े कर दो, कैसे होगा? सब नहीं होगा। तो ऑब्वियसली नाउ दे हैड स्टार्टेड कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर्स ऑल्सो। वहां के जो लोकल रूलर्स है उनके साथ भी झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्लियर और नॉट? ठीक है, अब देखो अब सुनो, अब यहां से मेन स्टोरी जो है यहां से शुरू होता है। ठीक है, देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ठीक है, बंगाल में सबसे पहले ट्रेड कैसे किया उसने, सुनो। ठीक है, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली in 1651. This was the base from which the company traders known as the time as factors operated. The factory had a warehouse where goods for export were stored, and its offices where company officials sat. As the trade expanded, the company persuaded merchants and the traders to come and settle near the factory. By 1696, it began building a fort around the settlement. 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. One of these was Calcutta, which later grew into the city of Calcutta, or Kolkata is known as today. It is the persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company to right trade duty free. अब सुनो, अब स्टोरी सुनो। अब क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहला फैक्ट्री जो है उसको एस्टेब्लिश किया कहाँ पर? हुगली रिवर के पास। ठीक है, 1651 में, क्योंकि वहाँ से उनको ट्रैवल करना इजी होता था बाय वाटर। ठीक है, उसके पास में पहला फैक्ट्री उन्होंने बनाया। एंड फैक्ट्री में जितने भी गुड्स हैं, जितने भी बेसेस हैं, उनका जो एक्सपोर्ट करने वहीं पर वो रखते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ठीक है,
दे बिगान टू बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट, जहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर रिवर हुगली जाता है, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बनाया था फैक्ट्री, तो उस फैक्ट्री के चारों तरफ उन्होंने क्या किया, फोर्ट बना दिया, ठीक है, फैक्ट्री के चारों तरफ उन्होंने क्या किया, फोर्ट बना दिया। एंड आगे हम लोग जानोगे भी, इसी फोर्ट में वो लोग सब बंदूक सब रखते थे इसी में, ठीक है, वो अपने आप को क्या कर रहे थे, ठीक है, टाइम लेकर अपने आप को स्ट्रांग बना रहे थे, ये हम लोग को पता नहीं चला, ठीक है। एंड धीरे धीरे क्या हुआ, ठीक है, वो जो ब्राइब देकर, ठीक है, रिश्वत देकर उन्होंने क्या किया, कुछ मुगल ऑफिशियल्स को रिश्वत देकर उन्होंने क्या किया, जमींदारी राइट्स भी ले लिया कुछ जगहों से, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जमींदारी राइट्स भी ले लिए कुछ 3 विलेजेस से, ठीक है, 3 विलेज से उन्होंने उसके जमींदारी राइट्स, जिसका में एक जगह जो था, कौन था, कलकत्ता, ठीक है, जिसको हम कलकत्ता बोलते थे या फिर कोलकाता बोलते, उसका एक जमींदारी राइट्स उन्होंने ले लिया। एंड धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, तो औरंगजेब से, ठीक है, कुछ पैसा वैसा है, कुछ प्रीशियस स्टोन्स वगैरह देकर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक फरमान जारी करवाया, जिससे कि, ठीक है, एक फरमान जारी करवाया जिससे कि उन्होंने क्या किया, ड्यूटी फ्री ट्रेड का ग्रांट ले लिया। ड्यूटी फ्री मतलब तुम लोग यहाँ पर ट्रेड करोगे, ठीक है, तुम लोग यहाँ पर ट्रेड करोगे तो हम लोग को कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ड्यूटी फ्री ट्रेड का वहां पर फरमान जारी करवाया। फरमान मतलब समझ पा रहे हो, ठीक है, राजा महाराजा जो संदेश देते थे, ऑर्डर देते थे, उसको फरमान बोला जाता था, ठीक है। अब सुनो, the company tried to continuously press for more concessions and manipulate existing privileges. Aurangzeb Farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on the private trade on the side were expected to pay duty. This they refused to pay, causing the enormous loss of revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal Murshid Quli Khan did not? देखो अब क्या हुआ, देखो अब क्या हुआ, the company tried to continuously press more and more concession and manipulate the existing privileges, ठीक है। Aurangzeb Farman, for instance, had granted only the company the right to trade, but the officials, देखो अब क्या हुआ, औरंगजेब ने जो परमिशन दिया था, जो फरमान दिया था, उससे क्या बोला था वो, कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो कंपनी है, उसको ड्यूटी फ्री ट्रेड का पावर दिया गया था, ये सुनो, उस कंपनी को। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो प्राइवेट ऑफिसर्स थे, जो प्राइवेट ऑफिसर थे, उन्होंने अपने आप से सब लोग लेन देन करने लगे, वो अपने आप से, मतलब उसको क्या, प्राइवेट ट्रेड उसको बोलते थे, ठीक है, उसको क्या बोलते थे हम लोग, प्राइवेट ट्रेड, वो लोग अपने आप से करने लगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेट ट्रेड द रेवेन्यू ऑफ बंगाल यूज्ड टू डिटोरिएट, ठीक है, क्योंकि राज को उसमें पैसा ही नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो फॉर एन एग्जाम्पल, देखो मान लेते हैं अब सपोज एक XYZ कंपनी है, वहां पर 50 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग का जो गवर्नमेंट है, ओडिशा गवर्नमेंट ने मना किया उस कंपनी को टैक्स मत दो, कंपनी को मना किया टैक्स देने के लिए, ठीक है। द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट, हम लोग को पैसा दे रहा है, हम लोग को जो सैलरी दे रहा है उस सैलरी से तो कुछ पैसा कट कर रहा है ना, तो वो हम लोग को वहां से टैक्स वाला जा रहा है, ये सुनो उतना हो पा रहा है, लेकिन कंपनी को मना किया टैक्स देने के लिए, समझ में आया कि नहीं। लेकिन हम लोग को बोला है टैक्स देने के लिए। अब क्या हो गया, हम लोग जितने कंपनी ऑफिशियल्स हैं, हम लोग क्या करेंगे, अभी पैसा को दिखाएंगे। सपोज हम लोग गवर्नमेंट को दिखाएंगे नहीं कि हम लोग को 8 लाख 10 लाख पैसा मिल रहा है, हम लोग देखेंगे नहीं मेरे को 4 लाख मिल रहा है, कि मेरे लोग को 5 लाख मिल रहा है मेरे को पैसा, जो बाकी का जो 5-6 लाख का जो टैक्स होगा वो तो नहीं जाएगा। दैट मीन्स कंपनी नाउ द गवर्नमेंट, तो ओडिशा गवर्नमेंट विल सफर सम प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली इसमें ये लोग भी वहां पर सफर कर रहे थे प्रॉब्लम्स, टैक्स नहीं अगर नहीं दिखा रहे थे तो, ठीक है। तो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे एंड इसके वजह से प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड विच आर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, ठीक है, उनको देखो टैक्स देना है लेकिन वो लोग नहीं दे रहे थे, इनको टैक्स देना था लेकिन ये लोग नहीं दे रहे थे, कंपनी को मना किया लेकिन ऑफिशियल्स को नहीं। तो उसके लिए क्या हुआ, एनॉर्मस रेवेन्यू लॉस हुआ, किसका, बंगाल का, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो नवाब था उस टाइम, मुर्शिद कुली खान बंगाल का, ठीक है, मुर्शिद कुली खान, उसने क्या किया उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अब सुनो, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, ठीक है। जैसे 1 मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूं।
ओके, अब देखो कैसे जो ट्रेड था वो ट्रेड से कैसे अभी धीरे धीरे करके क्या होगा, धीरे धीरे बैटल पे धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे, ठीक है। हाउ दिस ट्रेड विल लीड टू बैटल्स, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। देख लेते हैं, सुनो। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। धीरे धीरे जब आगे जब टाइम बढ़ता गया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल, उसके उन दोनों के अंदर धीरे धीरे क्या तनाव ज़्यादा बढ़ता गया, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होने लगे, इंटेंसिफाई होने लगा चीज़ें, ठीक है। एंड द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब्स asserted their powers and autonomy as the other regional powers were doing that at the same time, ठीक है। एंड जब औरंगजेब खत्म 1707 में खत्म हो गया था, अदर जितने भी रीजनल किंगडम्स थे वो तो पावरफुल पावर में आ गए थे, अपने आप को पावरफुल साबित भी कर रहे थे। एंड दिस वाज डन बाय दिस ऑल्सो। तो क्या हुआ, मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। पहले मुर्शिद कुली खान हुआ करते थे, ठीक है, उसके बाद अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। सो अभी बंगाल के कौन थे, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला। Each one of them was a strong ruler. They refused to grant the company concession, demanded large tributes for the company right to trade, denied right to mint coins and देखो अब क्या हुआ, पहले तो औरंगजेब ने फरमान दे दिया था कि नहीं तुम लोग ड्यूटी फ्री ट्रेड करो, लेकिन जब धीरे धीरे क्या हुआ, मुर्शिद कुली खान आया, उसके बाद अलीवर्दी खान आया, अब जो सिराजुद्दौला आ गए, धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे, अब वो रिफ्यूज कर दिया किसको, टू ग्रांट कंपनी एनी कंसेशन, किसी भी तरीके का कंसेशन ईस्ट इंडिया कंपनी को मना कर दिया, पहली बार। सेकंड क्या किया, ट्रिब्यूट्स मांगे कंपनी राइट टू ट्रेड का, अगर तुम ट्रेड करो तो हम लोग को कुछ पैसा भी चाहिए, ठीक है। और क्या किए, राइट टू मिंट कॉइन्स, ठीक है, कॉइन छापने, जो कॉइन वहां पर मिंट करते थे उसको भी मना कर दिए। स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस, ठीक है, वो जब धीरे धीरे जाकर यहाँ पर फोर्ट बना तो वहां पर फोर्ट बने उसको भी मना कर दिए, ठीक है, बंगाल वाले एरिया में, ठीक है। अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसिट, दे क्लेम द कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल्स गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब, इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस विद राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब ऑफ दिस एंड हिज ऑफिशियल्स। देखो और क्या बोले कि नहीं तुम लोग कंपनी को धोखा दे, तुम लोग नवाब को धोखा दे रहे हो, बंगाल को धोखा दे रहे हो, बंगाल के रेवेन्यू को चोरी कर रहे हो, ठीक है, खराब सब लेटर्स हम लोग के नवाब के बारे में लिख रहे हो, हम लोग के ऑफिशियल्स को लिख रहे हो, तो हम लोग तुमको किसी भी तरीके का कंसेशन नहीं देंगे, किसी भी तरीके का कोऑपरेशन नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं, किसने बोला, किसके अंडर था ये सब चीजें, सिराजुद्दौला के अंडर। किसके अंडर था, सिराजुद्दौला के अंदर। am I क्लियर, समझ में आया कि नहीं, ठीक। अब देखो द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट अनजस्ट डिमांड्स ऑफ लोकल ऑफिशियल्स वर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड। इफ इट वाज आल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपैंड ट्रेड इट हैज टू एनलार्ज सेटलमेंट्स, बाय विलेजेस एंड रीबिल्ड फोर्ट्स। देखो अब क्या हुआ, कंपनी जब सिराजुद्दौला ने ऐसा बोला कि नहीं कंपनी हम लोग को धोखा दे रही है, वो फायदा उठा रही है, हम लोग को रेवेन्यू ठीक से नहीं दे रही है, तुम लोग को पैसा देना पड़ेगा, हम लोग ये सब जब बोला जब सिराजुद्दौला, तो उसके बिहाफ उसके अगेंस्ट में ठीक हम लोग का जब ईस्ट इंडिया कंपनी था उसने क्या बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी बोला कि नहीं ठीक है, बेकार से डिमांड्स लोकल ऑफिशियल्स कर रहे हैं हम लोगों से, ठीक है, अनजस्ट, जो कि मतलब लेजिट ही नहीं है, बेकार से सब हम लोग के डिमांड कर रहे हैं सब। और क्या कर रहे थे कि देखो ट्रेड तभी फ्लोरिश होगा अगर हम लोग के ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगा, ठीक है, और ट्रेड तभी बढ़ेगा अगर हम लोग के ऊपर क्या होगा, टैक्सेस नहीं लगेंगे, ठीक है। वो भी ऐसा भी बोलने लगे कि क्या कि ट्रेड अच्छा होगा, ठीक है, हाँ अच्छा ही होगा, लेकिन क्या होगा अगर हम लोग के ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और ये भी क्या किया, इट इज ऑल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपैंड ट्रेड, एंड ये भी बोले कि नहीं अगर हम लोग को ज्यादा व्यापार करना है, ट्रेड को एक्सपैंड करना, तो हम लोग को कुछ गांव भी खरीदना होगा, ठीक है, हम लोग को कुछ एनलार्ज सेट, हम लोग को जगह तो बढ़े ना। देखो मान लेते हैं अभी मैं
जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी व्यापार कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मान लो हम लोग जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में व्यापार कर रहा हूँ, इन ऑर्डर टू एक्सपैंड माई ट्रेड आई हैव टू गो अदर डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल। ये सुनो, अपने आप को सेटलमेंट का एरिया तो बढ़ाना पड़ेगा ना, एंड दैट इज व्हाट दिस ब्रिटिशर्स आल्सो सेड कि नहीं अभी हम लोग इस बंगाल में कर रहे हैं, अगर बंगाल में इसी पर्टिकुलर एरिया में कर रहे हैं तो हम लोग को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा ताकि हम लोग का सेटलमेंट बढ़ सके। तो इसीलिए हम लोग को कुछ कुछ गाँव भी खरीदना होगा एंड कुछ अलग अलग फोर्ट्स भी बनाने होंगे। am I क्लियर? ये बस उनका एक प्लान था, ठीक है, जगह जगह जितने से जो प्लेसेस कब्जा करने के लिए, टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? उसके बाद देखो, these conflicts led to confrontation and finally culminated in the famous battle of Plassey, and because of this ये जितने भी confrontation है, सब झगड़ा हुआ, इंटेंसिफिकेशन हुआ, उससे बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ठीक है, उससे क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ठीक है। 1757 अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। एंड नाउ सी, डू यू नो व्हाई दिस नेम इज बैटल ऑफ प्लासी? क्यों बैटल ऑफ प्लासी उसका नाम था? ठीक है, क्योंकि उस एरिया में पलाश ट्रीज पाए जाते थे, ठीक है, पलाश के जो ट्रीज हुआ करते थे वो वहां पर मिलते थे, एंड इसीलिए उस एरिया को, उस जगह पे को वो क्या बोलते थे वो लोग? बैटल ऑफ प्लासी बोला जाता था। am I क्लियर? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब देखो देखो, when Alivardi Khan died in 1756, Siraj-ud-Dawla became the Nawab of Bengal. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concession and other privileges. So he tried, though without success, to help one of Siraj-ud-Dawla's rivals become Nawab. Okay. देखो, जब अलीवर्दी खान he was dead, ठीक है, now the power went to Siraj-ud-Dawla, ठीक है, जब अलीवर्दी खान, ठीक है, he was dead, the power went to Siraj-ud-Dawla, ठीक है, and he became the Nawab of Bengal, ठीक है, Siraj-ud-Dawla became the Nawab of Bengal। देखो, कंपनी को क्या चाहिए था? कंपनी को एक पपेट रूलर चाहिए था, कठपुतली चाहिए था, जो अपने हिसाब से नचा सके। कठपुतली देखे होंगे, कठपुतली, ठीक है, जो अपने हिसाब से नचा सके, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, वो लोग क्या किए? ट्राई तो किए कि उसको मनाने के, लेकिन वो मना नहीं, ठीक है। दो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ द सिराज-उद-दौला's राइवल्स बिकम द नवाब, एंड इन्फ्यूरिएटेड सिराज-उद-दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेल्डिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन, स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यूज, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ब्रिटिश जो थे दे आर वेरी वेरी क्लेवर, ठीक है। वो लोग देखे कि मेरे को चाहिए क्या? एक कठपुतली चाहिए जो मेरे हिसाब से काम करे। अगर सिराज-उद-दौला को मनाने की कोशिश की वो लोग, सिराज-उद-दौला माना नहीं, वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। वो और भी बोला कि देखो चुपचाप से मेरे पैसे मेरे को वापस दे दो, मेरे रेवेन्यू मेरे को दो, ये सब ड्यूटी फ्री, ड्यूटी देकर तुम ट्रेड करो, ये सब चीज़ धीरे धीरे बोलने लगा। तो जब ब्रिटिशर्स देखे कि नहीं ये तो मानेगा नहीं, तो उसके लिए वो क्या किए, उसके एक राइवल्स जो थे उसके साथ जाकर लोग बात करने लगे कि तुमको नवाब बनाएंगे तुम अगर हम लोग की बात मानोगे तो। सिराज-उद-दौला और फ्रस्ट्रेशन में आकर बोला कि देखो तुम लोग को कोई ज़रूरत नहीं कि मेरे पॉलिटिकल मैटर्स में, मेरे इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी देने के लिए। हमें क्लियर हो नॉट? वो लोग ये भी, सिराज-उद-दौला ये भी बोल रहे हैं, लेकिन सुनेगा कौन? कोई सुना नहीं, ठीक है, ब्रिटिश सुने नहीं। एंड जब सुने नहीं तो सिराज-उद-दौला इन फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, ही मार्च विथ 30,000 सोल्जर्स, ठीक है, 30,000 सैनिक लेकर दौड़ कर गया कहां पर? टू द इंग्लिश फैक्ट्री ऑफ कसिम बाजार, कैप्चर्ड कंपनी ऑफिशियल्स, ठीक है। कसिम बाजार में एक फैक्ट्री हुआ करता था, वहां पर 30,000 सैनिक लेकर गया, उसको कैप्चर किया, ठीक है। लॉक्ड द वेयर हाउस एंड डिजार्म्ड ऑल द इंग्लिशमैन, ठीक है, उस वेयर हाउस को बंद करवा दिया। जितने भी इंग्लिशमैन ऑफिशियल्स वहां करते थे उनसे उनको सब बंदूक वगैरह सब छीन लिया, वहां पर बंद कर दिए थे, ठीक है, ठीक है। एंड ब्लॉक्ड द इंग्लिश शिप्स, देन ही मार्च टू कलकत्ता एंड एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट देयर, ठीक है। एंड कोलकाता चला गया, ठीक है। जब कोलकाता चला गया वहां पर, ठीक है, उससे क्या हुआ पता है? उससे क्या हुआ, वहां पर जो ये जो वेयर हाउस में ये लोग बंद करके रख दिया था ना वहां पर, ठीक है, नियरली 273 प्लस इंग्लिशमैन वहां पर हुआ करते थे, ठीक है, जिसको उसने वेयर हाउस में बंद कर दिया था। एंड
सफोकेशन से वहां पर सब लोग मर गए, शायद कुछ लोग बचे होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग वहां पर सफोकेशन की वजह से मर गए। बहुत छोटा सा वेयरहाउस था, छोटा सा रूम था, वहां पर 200-300 मान लो 300 के आसपास वहां पर अगर इंसान रहेंगे तो सांस कैसे लेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस वो लोग वहां पर सफोकेशन में मर गए। ठीक है, एंड वो कलकत्ता जाकर बोला कि नहीं अभी ये जो फोर्ट है वो मेरा है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर तो कांड करके आ गया, तो ऑब्वियसली इसका तो रिटर्न में तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, किसी ना कुछ तो गारंटी तो होगा ही, ऑब्वियस रीजन है। तो अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस, ओके, बिकॉज ऑफ दिस क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जो था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो क्या किया, ऑन हियरिंग द न्यूज द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, वहां से नेवल फ्लीट, वो उस टाइम मद्रास में हुआ करता था, ठीक है, मद्रास में था वो, तो वहां से उसने क्या किया, ठीक है, वहां से उसने क्या किया, पूरा अपना नेवल फोर्स लाकर यहाँ पर, ठीक है, वहां पर क्या किया, ठीक है, रेनफोर्स बाय नावल फ्लीट्स, प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशंस विद नवाब फॉलोड, फाइन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। ठीक है, वन ऑफ द मेन रीजंस, ठीक है, वो वहां से लेकर आया ना पूरा नेवी फ्लीट। ठीक है, आने के बाद सिराजुद्दौला के पास होकर लड़ा। ठीक है, देखो जैसे मैंने बताया था वहां पर कि जब पता चला कंपनी ऑफिशियल्स की नहीं, वहां पर सिराजुद्दौला ने वहां पर बंद कर दिया लोगों को, वहां पर इंग्लिशमैन, बहुत सारे इंग्लिशमैन मर गए हैं, कोलकाता को वो अपने अंडर ले लिया है। ठीक है, कलकत्ता को जो फोर्ट था वहां पर वो भी बोला कि वो नाउ इट बिलोंग्स टू देम ऑल्सो। ठीक है, तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जब वहां पर रॉबर्ट क्लाइव ने वहां पर से नेवल फ्लीट लेकर आया, नेगोशिएट करने की कोशिश किया। ठीक है, एंड वहां पर फेमस बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ठीक है, वहां पर क्या हुआ, फेमस बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ठीक है, फेमस बैटल ऑफ प्लासी हुआ, एंड रिमेंबर दिस बैटल सिराजुद्दौला इसलिए हार गया क्योंकि सिराजुद्दौला का जो मेन क्या बोलते हैं उसको, कमांडर इन चीफ हुआ करता था। ठीक है, जिसके अंडर 70% के आसपास उसके सोल्जर्स हुआ करते थे, वो उसके अगेंस्ट में उसको बिट्रे कर दिया, उसके अगेंस्ट में चला गया। क्यों, नवाब उसको बनना था, ब्रिटिशर्स ने उसको ब्राइब कर दिया कि तुमको हम नवाब बना देंगे, तुम उसके लिए नहीं लड़ो, एंड दैट हैज हैपेंड आल्सो। देखो द मेन डिफीट ऑफ नवाब वाज द फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर, वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर्स। ठीक है, जो कि मीर जाफर के अंडर था। ठीक है, वो बैटल को गए नहीं, फॉट ही नहीं किए, लड़े ही नहीं। ओके, एंड क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर सपोर्ट प्रॉमिसिंग मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। ठीक है, एंड इसीलिए ओके, एंड इसीलिए क्या हुआ, सिराजुद्दौला वहां पर हार गया, एंड नाउ इट टुक ओवर द एरियाज ऑफ बंगाल। ठीक है, एंड दिस वाज द कंपनीज मेजर विक्ट्री। ठीक है, जो कि कंपनी वहां पर कंपनी जीता एज अ रूल। ठीक है, इंपीरियल रूल के हिसाब से वो वहां पर जाकर जीता। एम आई क्लियर और नॉट, समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में जब सिराजुद्दौला हार गया, उसको असैसिनेट किया गया, उसके जगह में कौन आया, मीर जाफर आया। उसके जगह में कौन आया, मीर जाफर, जो उसका कमांडर हुआ करता था, पपेट रूलर की। क्योंकि ब्रिटिशर्स को चाहिए था क्या, पपेट रूलर। इतना तक याद है कि नहीं, ब्रिटिशर्स को चाहिए था क्या, पपेट रूलर, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे हैव मैनेज टू गॉट गेट इट, एंड उसने मीर जाफर को वहां पर क्या करवा दिया, एज ए नवाब घोषित करवा दिया। आम आई क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब देखो, आफ्टर द डिफीट इन प्लासी, सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड, मार दिया गया, एंड मीर जाफर वाज मेड द नवाब, जैसे कि मैंने बोला। ठीक है, मीर जाफर को नया नवाब घोषित कर दिया गया। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक over the responsibility administration. Its prime objective was expansion of trade. If this could be done without the conquest through the help of the local rulers who were willing to grant privileges, then the territories need not to be taken away directly. देखो, जैसे कि मैंने बताया था, always I say this in the class, कि Britishers never wanted to rule. उनका काम ही नहीं, कभी नहीं था, उनका मन भी कभी नहीं था रूल करने के लिए, लेकिन हालात ऐसे खड़े हो गए, they were forced to rule. क्योंकि हालात ऐसे खड़े हो गए, they were forced to, and that has only happened during that point of time. Am I clear or not? समझ में आया कि नहीं? वही हुआ। ठीक है,
कि मीर जाफर को बना दिया गया नवाब, ठीक है। कंपनी नहीं चाहता था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन करूं, उनका मेन मतलब था ट्रेड, उनका ट्रेड एक्सपेंशन मेन मतलब था, ठीक है। टेरिटोरियल एक्सपेंशन मेन मतलब नहीं था। टेरिटोरियल एक्सपेंशन मेन मतलब उस एरिया से था कि नहीं, अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो हम लोग का ट्रेड ज़्यादा बढ़ेगा, ट्रेड ज़्यादा बढ़ेगा तो हम लोग को ज़्यादा पैसा आएगा, उस हिसाब से था, ठीक है। पैसे से उनका मतलब था मेन एंड मेन ओनली वन थिंग, दैट इज रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है। ओनली एंड ओनली वन थिंग, दैट इज रेवेन्यू जनरेशन। अब देखो क्या हुआ, ठीक है, सुनो। Soon, the company discovered that this was rather difficult for even the puppet Nawabs were not always helping the companies wanted to them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. ठीक है, देखो कभी कभार उनको ये भी फील होने लगा दिस ब्रिटिशर्स को कि कंपनी जो पपेट रूलर यहाँ पर बिठा भी दिया, लेकिन वो भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनको भी कभी कभार थोड़ा सा उनको इज्जत करने के लिए, इज्जत रखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो भी राजा है तो आगे से ये सर करते रहेगा तो उनको भी खराब लगेगा कि नहीं लगेगा, जो भी नवाब था। तो वो उनको चाहता कि नहीं, हम लोग को थोड़ा सा उस टाइप का थोड़ा भी रिस्पेक्ट भी चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, जब देखो अब मैं तो मीर जाफर अब क्या राजा, अभी नवाब है, ठीक है। कंपनी अगर हर वक्त बोले कि तुम ये करो वो मैं करूंगा, मेरा जो इज्जत होगा, मेरा जो डिग्निटी होगा वो कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो ऑब्वियसली मेरे जो जूनियर्स होंगे वो तो मेरे को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, एंड ये मेरे ईगो पे चला गया। एंड एग्जैक्टली वैसे ही हुआ मीर जाफर के स्टाइल में। क्या हुआ कि हाँ, उसको जो सब्जेक्ट्स उसके जो नीचे हुआ करते उनको उसको रेस्पेक्ट चाहिए था, एंड इससे लोग धीरे धीरे क्या वो माना भी नहीं। एंड धीरे धीरे क्या हुआ, मीर जाफर जो था वो प्रोटेस्ट करने लगा, ठीक है। मीर जाफर क्या क्या प्रोटेस्ट करने लगा। द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन दिस प्लेस, ठीक है। जब वो प्रोटेस्ट करने लगा तो उस मीर जाफर को हटा देगा नवाब के पोस्ट से, एंड किसको ला लिया गया, मीर कासिम को ले लिया गया। किसको, मीर कासिम को, ठीक है। मीर कासिम कंप्लेन ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन द बैटल एट बक्सा 764 ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफर रीइंस्टॉल्ड। देखो जो मीर कासिम हुआ करता था ना, ही वॉज अ बिट थोड़ा सा वो बुद्धिमान था, वो समझ गया कि नहीं ब्रिटिश एक्चुअली करना क्या चाहता था, वो थोड़ा थोड़ा वो समझ गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस ही अगेन रिटेलिएटेड। मीर कासिम जो था वो भी फिर से झगड़ा करने लगा, एंड उसने क्या कहा, वो उसको फिर से वहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। हरा दिया गया किसमें ना, 1764 में बैटल ऑफ बक्सार में, बैटल ऑफ बक्सार में उसको हरा दिया गया, ठीक है। हराने के बाद फिर से मीर जाफर को बिठा दिया गया एज अ नवाब, ठीक है। लेकिन उसको नवाब तो बना दिया गया, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ, कि क्या, उसको हर महीने 5 लाख रुपए देना पड़ेगा कंपेंसेशन मनी, ठीक है। उसको हर महीने 5 लाख रुपए देना पड़ेगा कंपेंसेशन मनी, ठीक है। एंड इट वांटेड मोर टेरिटोरीज एंड मोर रेवेन्यू, ठीक है। मीर जाफर डाइड इन 1765. द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड. हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, क्लाइव डिक्लेयर्ड, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्फ, ठीक है। जब धीरे जब फिर 1765 में क्या हुआ, मीर जाफर भी मर गए। जब मीर जाफर फिर से मर गए तो उनके दिमाग में ये आया कि अरे यार कितने हम लोग, कब तक हम लोग किसी और को बिठाएंगे, लेट अस डू वन थिंग, हम लोग खुद ही रूल कर देते हैं, हम लोग क्या करेंगे, खुद ही रूल कर लेते हैं। एंड दैट इज व्हेन रॉबर्ट क्लाइव सेड लेट अस बी आवरसेल्फ नवाब्स, ठीक है। हम लोग खुद ब खुद हम लोग नवाब बन जाते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। एंड फाइनली 1765 में मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला 1764 में बैटल ऑफ बक्सार के बाद, ठीक है, 1765 में उनको दीवानी राइट्स मिल गई, किसका ना, बंगाल का, ठीक है। बंगाल का दीवानी राइट्स उनको मिल गया, ठीक है। एंड द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, ठीक है। यही जो दीवानी राइट्स क्या किया, जितने भी रिसोर्सेज थे, जितने भी पैसा था, रेवेन्यूज था बंगाल का, वो उसको कैप्चर करने वो भी हेल्प हो गया, ऑब्वियस रीजन है। दिस सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड earlier faced from the early 18th century in trade with India expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver and imported from Britain. This was because at this time Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed down after the Battle of Plassey and entirely stopped by the assumption of Diwani. देखो
अब क्या हो रहा था, जो पैसा ब्रिटिश हम लोग को दे रहा था, मतलब ब्रिटिश को क्या करता था, गोल्ड एंड सिल्वर में हम लोग का यहाँ पर पैसा देता था, यहाँ से इंडिया से चीज़ें लेकर जाता था, वहाँ पर लेकर बेचता था। लेकिन यहाँ पर चीज़ बेचने के लिए कुछ भी नहीं था, तो ब्रिटिश को वो भी अच्छा ये भी करेंगे, तो क्या किया ब्रिटिश, क्या किया, हम लोगों से टेक्सटाइल, हम लोगों से सब रिसोर्सेस लेंगे, हम लोगों से सब कुछ चीज़ रॉ मटेरियल्स लेंगे, फाइनल गुड्स बनाएंगे और हम ही को लगकर ज़्यादा पैसे में बेचेंगे। समझ, हम लोगों से पैसे हम लोग को ही लूट लिया। ठीक है, ब्रिटिश वही करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, उसके बाद देखो, नाउ कंपनी ऑफिशियल्स वर कॉल्ड एज नबोब्स। देखो ये बात में हम लोग थोड़ा बोलता हूं। देखो नबोब्स क्या है, देखो नबोब्स आर दोज, ठीक है, नबोब्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, बोल देता हूं। नबोब्स मतलब नवाब। नवाब जादे हम बोलते हैं, अरे तुम बहुत बड़े नवाब जादे हो, नहीं बोलते हैं ना हम कभी कभार, एग्जैक्ट इन दैट वे। सो दीज नबोब्स आर द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ठीक है, आर दोज ब्रिटिश ऑफिशियल जो कि कभी कभार आते थे इंडिया में, यहाँ पर बैठते थे, बहुत सारा पैसा कमा लेते थे, बाहर फिर इंग्लैंड चले जाते थे, वहाँ पर जाकर ऐश की जिंदगी जीते थे। एंड दोज वेर कॉल्ड एज नवाब्स ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, after the battle of Plassey, the actual Nawabs of the Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gift to company officials। देखो जब बैटल ऑफ प्लासी खत्म हुआ तो ऑब्वियसली टेरिटरी अगर हम लोग का हुआ तो अभी मैं किसी की सगल लड़ लूंगा, एंड आई एम टेकिंग ओवर द होल टेरिटरी, होल टेरिटरी से ले रहे तो उसके अंडर जो भी रिसोर्स वो भी मेरा ही हुआ, ऑब्वियस काइंड, तो वही हुआ। ठीक है, तो नवाब्स हैड टू बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड्स एंड सम्स ऑफ मनी। ठीक है, जब वो हार गए बैटल ऑफ प्लासी तो उनको फोर्स किया गया कि नहीं तुम लोग हमको जमीन दे दो, हम लोग को पैसा दे दो। एंड इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव जो थे वाज अमेज द फॉर्च्यून ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत सारा पैसा रॉबर्ट क्लाइव ने, बहुत बड़ा करप्शन के चार्जेस भी उनके ऊपर लगा था, रॉबर्ट क्लाइव को करप्शन के चार्जेस भी लगे थे उसके ऊपर। ठीक है, कैसे देखो, व्हेन ही लेफ्ट इन 1767 ही इंडियन फॉर्च्यून वाज वर्थ, देखो कितना पैसा, देखो 4 लाख यूरोज के आसपास उस टाइम की उसके पास फॉर्च्यून हुआ करता था। एंड ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल बंगाल 1764। ही वाज आस्क्ड टू रिमूव द करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, बट ही वाज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिनेड 1772 बाय द ब्रिटिश, व्हिच वाज सस्पिशियस ऑफ द वाइस स्टूडेंट, ऑल्दो ही वाज एक्विटेड, ही हैज कमिटेड सुसाइड इन 1774। ठीक है, देखो क्या हुआ, जब वो पहले जब आया था, ठीक, गवर्नर जनरल बनने से पहले जब वो आया था, बहुत पैसा यहाँ से लूटा। उस टाइम तो 4 लाख यूरोज के उसके पास वेल्थ हुआ करता था। ठीक है, जब उसको गवर्नर जनरल बनाया गया तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन लगे कि तुमको ही भेजा गया है करप्शन ना करने के लिए, तुम खुद ही करप्शन कर रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम उसको क्वेश्चन कि तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से, हाउ डू यू गेट दिस मच ऑफ वेल्थ। एंड आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इन 1774 ही कमिटेड सुसाइड। He committed suicide। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? ओके, तब देखो, however, not all company officials succeeded in making money like Clive. Many died in early death in India due to disease and war. It could be regarded as corrupt and dishonest. Many of them came from humble backgrounds and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain, lead a comfortable life. Those managed to return to were, देखो यहाँ पर लिखा है जो नबोब्स के बारे में बोला था ना, वही लिखा गया। देखो क्या हुआ, many of them came from humble backgrounds and their upper desire was to earn enough in India, return to Britain and lead a comfortable life. Those who managed to return with wealth and flashy lives flaunted their richness, they were called as nabobs। ठीक है, वही है जो मैंने बताया था। Am I clear? समझ में आया कि नहीं आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखो,
कंपनी रूल एक्सपैंड्स, धीरे 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 जब टेरिटरी बढ़ा, एक्सपेंशन बढ़ा, ठीक है, रूल भी ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो क्या हुआ? If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerged. The company rarely launched a direct military attack on unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods extended influence before annexing Indian kingdom. देखो, ये बोल रहा है अगर हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, एक टाइम पीरियड जो 17 बैटल ऑफ प्लासी से, ठीक है, 1757 है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, 1857 क्या है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। वो बोल रहा है कि अगर हम इस टाइम पीरियड को एनालाइज करेंगे, हम लोग देखेंगे कि क्या है कि मैक्सिमम जितने भी एनेक्सेशन हुआ है, जितने भी टेरिटरीज ने ब्रिटिश ने कैप्चर किया है, कहीं पर भी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक से वो सब कुछ नहीं किया, अपने तरफ से कुछ नहीं किया गया, नो नेवर। उसने वेरियस पॉलिटिकल मेथड्स, इकोनॉमिक मेथड्स, डिप्लोमेटिक मेथड्स यूज करके कैप्चर किया है। am I क्लियर? ठीक है, बहुत सारा देखो, जमींदारी सिस्टम, रेवेन्यू, ठीक है, बहुत सारे मेथड यूज कर उसने कैप्चर किया है, ठीक है, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, बहुत सारे यूज करके उसने कैप्चर किया है। am I क्लियर और नॉट? ठीक है। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सार 1764, द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स. They were political or commercial agents, and their job was to serve and further the interest of the company. Through the residents, the company officials began to interfere in the internal matters of Indian states. They tried to decide what was to be successor of the throne, who wanted to be appointed administrative posts. Sometimes the company opposed to states into subsidiary alliance. यहाँ पर लिखा गया है, देखो, subsidiary alliance. According to the terms of the alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. They were to be protected by the company. देखो, धीरे धीरे क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सार जब खत्म हुआ 1764 में, जब धीरे धीरे दीवानी राइट्स भी आ गया बंगाल के पास 1765 में, फिर कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे सब इंडियंस जिस एरियाज में उन्होंने कैप्चर किया हुआ था, कंट्रोल कर रहे थे, तो छोटे छोटे सब एरियाज में, स्टेट्स में अपने एक रेजिडेंस लगा। रेजिडेंस मतलब एक एक ऑफिसर्स बिठाने लगे कोर्ट्स में, ठीक है, एक कोर्ट्स में एक एक ऑफिसर बिठाने लगे, वो वहाँ पर बैठ गए ताकि देखने के लिए कि कैसे रूल हो रहा है, कैसे रूलिंग हो रहा है। धीरे 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 वो लोग कि अपने सब इंटरनल मैटर्स में वो लोग भी दखलंदाजी देने लगे, बोले कि हाँ अब ये राजा बनेगा, ये राजा बनना चाहिए, ये काम होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए, धीरे धीरे इंटरफेयर करने लगे। एंड दिस लेड टू अदर थिंग्स ऑल्सो। कभी कभार उन लोगों को फोर्स भी किए कि नहीं, अगर तुम नहीं मानोगे तुमको सब्सिडियरी अलायंस में ले लिया जाएगा। सब्सिडियरी अलायंस एक तरीके का फीचर था उस टाइम, जिससे कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा कैप्चर किया, बहुत सारा एनेक्स किए स्टेट्स को, ठीक है। उसे बोला था कि नहीं, कोई भी स्टेट मतलब कोई भी रीजनल किंगडम, उसके पास अपना एक आर्मी नहीं होगा। देखो, अगर आर्मी नहीं होगा दैट मीन्स आई एम नॉट पावरफुल, मैं लड़ूंगा कैसे? वो लगे तुम ब्रिटिश के आर्मी को तुम देखभाल करोगे, ठीक है, ब्रिटिश के आर्मी को तुम देखभाल करोगे, अपना खुद का कोई आर्मी नहीं रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड यू हैव टू पे सम ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी। अगर तुम लोग पैसा नहीं दे पा रहे तो आधा से ज़्यादा जगह हम लोग कैप्चर कर लेंगे। धीरे धीरे करके ऐसे को करते थे, ठीक है। विल हैव ए डिस्कशन ऑन इट ऑल्सो। समझ में आया कि नहीं? देखो, वही लिखा गया है, ठीक है। सब्सिडियरी अलायंस में क्या होगा, पहले तो क्या हुआ, आर्मी नहीं रहेगा, ओन आर्मी नहीं रहेगा, ठीक है। देन क्या, मनी शुड बी पेड। अगर मनी नहीं होगा, ठीक है, देन हाफ ऑफ टेरिटरी विल बी टेकन अवे, ठीक है। देखो, सब्सिडरी फोर्सेस, वो बोला कि तुम अपना कोई भी आर्मी नहीं रखोगे, हम लोग के ब्रिटिश के आर्मी को तुम लोग सपोर्ट करोगे, उसको खिलाओगे, पिलाओगे, बिठाओगे, सब मेंटेनेंस करोगे। अगर तुम लोग के ऊपर कोई अटैक करे तो हम लोग उसके ऊपर अटैक करेंगे, हम लोग तुमको बचा करेंगे, हम लोग तुम्हारे किंगडम को बचा कर रखेंगे, ये हम लोग का वादा है। एंड उसके खिलाफ और क्या, तुम लोग हमको कुछ पैसा भी देना होगा मंथली, ठीक है। अगर पैसे देने को तुम लोग थोड़ा सा चूट हो गए तो क्या होगा, तुम्हारा हाफ ऑफ द किंगडम शुड बी टेकन अवे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? was supposed to be maintained for the purpose of this protection. The Indian rulers was failed to make the payment, then the part of the territory was taken away as a penalty. ठीक है, जैसे आज के टाइम पे हम लोग जानते हैं, हम लोग को मिलता है ना जो पेनल्टी दिया था ना, चार्जेस, अगर EMI नहीं भर पा रहे हो तो कुछ चार्जेस लग जाते हैं, एंड दैट इज व्हाट बीन डूइंग ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। देखो, जब रिचर्ड वेल्सली was the Governor General in 1798, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory company 1801. He failed to pay the subsidiary forces.
हैदर वाज ऑल्सो फोर्स टू टेरिटरी सिमिलर ग्राउंड। देखो अवध, ठीक है, अवध जो हुआ करता था, अवध, ठीक है, इट वॉज टेकन अंडर दिस सब्सिडरी अलायंस बिकॉज ही फेल्ड टू गिव द मनी। एम आई क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ओके। ओके सुनो, नाउ विल स्टडी अबाउट टीपू सुल्तान। ठीक है, अब किसके बारे में पढ़ेंगे? टीपू सुल्तान के बारे में। ही वॉज ऑल्सो कंसिडर एज टाइगर ऑफ मैसूर। ही वॉज ऑल्सो कंसिडर एज टाइगर ऑफ मैसूर। ऐसा बोला जाता है जब टीपू सुल्तान लड़ रहा था, जब उसको क्या हो, उसका गला भी काट देंगे। ठीक है, जब उसका गला भी काट देंगे ना तो ही यूज टू फाइट। ओके, मतलब उसका तलवार फिर भी चल रहा होगा। इट्स को मसल रिफ्लेक्स बोलते हैं, बट स्टिल, ठीक है, इसको क्या बोला था, जब वो लड़ रहा था, ये कहानी है, पता नहीं सच है कि झूठ है, पता नहीं, लेकिन वो बोला जब उसका पूरा उसका गला उसे अलग कर देंगे उसके धड़ से पूरा, बट स्टिल ही वुड बी फाइटिंग लाइक दिस। ओके, मसल रिफ्लेक्स। ठीक है, देखो, द कंपनी रिस्टोर्टेड द डायरेक्टली मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ द थ्रेट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द सदर्न इंडिया स्टेट ऑफ मैसूर। ठीक है, देखो क्या हुआ मैसूर में, उसका कहानी सुनो। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली, ठीक है, एंड इज फेमस सन टीपू सुल्तान। ठीक है, मैसूर यूज्ड टू बी अ वेरी पावरफुल स्टेट ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पर हैदर अली वहां पर रूल करता था पहले, उसके बाद उसका बेटा रूल किया टीपू सुल्तान। ठीक है, मैसूर was controlled the profitable trade of Malabar coast, which company purchased paper and cardamom. ठीक है, in 1785 Tipu Sultan stopped the export of sandalwood and paper and cardamom through the ports of his kingdom and disallowed the local merchants from trading with the company. ठीक है, देखो क्या हुआ, एक तो मैसूर बहुत पावरफुल था उस टाइम हैदर अली के अंडर, उसके बाद जब टीपू सुल्तान है वो भी, ही वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर एज वेल, वो उस टाइम भी रूल करता रहता था उस टाइम। एंड वो क्या किया, वो पहले तो ट्रेड करता था ब्रिटिश के साथ, धीरे धीरे क्या हुआ, उसका जो संबंध है वो अच्छा बनने लगा, किसके साथ, फ्रेंच के साथ अच्छा बनने लगा। जब फ्रेंच के साथ अच्छा बनने लगा तो धीरे धीरे क्या किया, वो अपने आप से सब ट्रेड मना कर दिया, वहाँ पर कार्डामम वंडामम को ट्रेड बना कर, सैंडलवुड पेपर का भी ट्रेड बंद कर दिया, एंड लोकल मर्चेंट्स भी मना कर दिया, तुम उसके साथ ट्रेड नहीं करोगे, उनको भी वो मना कर दिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जगह फ्रेंच के साथ बनने के लिए वो बोला, देखो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग रिलेशनशिप विद फ्रेंच, ठीक है, ही मॉडर्नाइज हिज आर्मी विथ हेल्प। ठीक है, देखो उसने क्या किया, फ्रेंच के हेल्प से उसके आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, एंड फ्रेंच को बदले में वो जितना भी ट्रेड के लिए वो हेल्प कर रहा था। एंड ऑब्वियस रीजन है, जब वो फ्रेंच को हेल्प कर रहा है तो ऑब्वियसली पहले तो ब्रिटिश को हेल्प कर रहा था, ब्रिटिश को ट्रेड के लिए बोल रहा था, अब ब्रिटिश भी भड़केगा, ये सुनो, ब्रिटिश भी वो भड़केगा, एंड दैट वाज हैपेंड। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस एंड दे सॉ हैदर एंड टीपू एम्बिशियस एंड एरोगेंट एंड डेंजरियस। ठीक है, ब्रिटिश को पता नहीं, अगर ये रोल रहेंगे तो हम लोग बचेंगे नहीं, बहुत पावरफुल है, बहुत एरोगेंट है, रूलर्स हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रस्ट, इनको कुछ भी हो उसको खत्म करना ही होगा। एंड दे हैव फॉट 4 वार्स। ठीक है, एंग्लो मैसूर वार उसको बोलते हैं, 4 ठो वार उन्होंने लड़ा। ठीक है, एंड द लास्ट बैटल ऑफ सरिंगपट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन एज अ विक्ट्री। ठीक है, बैटल ऑफ सरिंगपट्टनम में, ठीक है, बैटल ऑफ सरिंगपट्टनम में उन्होंने टीपू सुल्तान को हराया। ठीक है, टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग द कैपिटल ऑफ सेरिंगपट्टनम। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ओडेयर्स एंड सब्सिडियरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। ठीक है, जब टीपू सुल्तान मर गया, ठीक है, ही वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम। ठीक है, उसके बाद जो ओडेयर्स हुआ करते थे उनको वहां पर राजा बिठाया गया, एंड ओडेयर्स को सब्सिडियरी अलायंस के अंडर ले लिया गया था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्लियर? उसके बाद देखो, अब देखो, अब क्या है, अब है वार विथ मराठास। ठीक है, अब क्या है, वार विथ मराठास। ठीक है,
देखो see, from the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy Maratha power. With their defeat in the third battle of Panipat 1761, the Marathas' dreams of ruling Delhi was shattered. ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है, 1761 को मराठा को हरा दिया गया था। ठीक है, देयर वर 3 बैटल्स, ठीक है, मराठा एंग्लो मराठा वॉर्स ऑल्सो, जहाँ पर ब्रिटिश और मराठा एम्पायर वाज फाइटिंग। एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो हुआ था वहाँ पर उन्होंने हरा दिया मराठा एम्पायर। एंड फ्रॉम देयर मराठा का जो ड्रीम था कि हम लोग दिल्ली में रूल करेंगे, तो वो भी शैटर्ड हो गया। ठीक है, they were divided into many states under different chiefs. Sardars belonged to dynasty of Scindia, Holkar, Gaikwad and Bhosle. These chiefs were held together in a confederacy under the Peshwa's principal minister, who became its effective military and administrative head in the base of Pune. Mahadji Scindia and Nana Fadnis were 2 famous Maratha soldiers and statesmen of the 18th century. ठीक है, these were some of the 2 famous Maratha soldiers during that point of time. The Marathas were subdued in the series of wars. In the first war that ended in 1780 with the Treaty of Salabai, there was no clear victory. ठीक है, देखो एक चीज़ पता है, एक चीज़ हमको बताता हूँ। ठीक है, ब्रिटिश जो है ना, मैं जैसे मैंने हमेशा बोलता हूँ, ब्रिटिश बहुत चालाक हुआ करते थे। जब वो देखेंगे कि वो हारने वाले हैं, कि जब वो हार जाते हैं, वो तुरंत क्या करते हैं, अपने आप से क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, जब उनको लगे कि नहीं अभी मैं हारने वाला हूँ, तो वो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, एक समझौता कर लेते हैं, ट्रीटी कर लेते हैं। समझौता, ट्रीटी क्या है, समझौता। ठीक है, एंड दैट हैज बीन डन आल्सो बाय ब्रिटिश इन मेनी ऑफ टाइम्स। वही किया है, देखो द मराठा व सबड्यूड इन सीरीज, बहुत सारे वार, एंग्लो मराठा वार्स हुआ। ठीक है, जब पहले में क्या हुआ, फर्स्ट वार एंडेड विद 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सलाबाई। पहले ट्रीटी ऑफ सलाबाई खत्म हुआ, जहाँ पर कोई भी विक्ट्री नहीं दिखाया गया। सेकेंड एंग्लो मराठा वार जब फॉट बिटवीन फ्रंट्स रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड द टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ यमुना इंक्लूडिंग द आगरा एंड दिल्ली। थर्ड एंग्लो मराठा वार में ठीक क्रश मराठा पावर। ठीक है, सेकंड में ओडिशा और कुछ टेरिटरी यमुना रिवर के आसपास आगरा वाला एरिया वो ले लिए। ठीक है, हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया ले लिए। वो थर्ड में वो पूरा ही खत्म कर दिया मराठास को। द पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिथुर नियर कानपुर विद अ पेंशन। द कंपनी नाउ कंप्लीट कंट्रोल ओवर टेरिटरीज ऑफ साउथ ऑफ विंध्यास। ठीक है, अगर विंध्यास के बारे में देखोगे तो अगर ये इंडिया है तो ये वाला एरिया विंध्यास का है। ठीक है, मराठा को हरा दिया, पेशवा को हराने के पेशवा को भेज दिया, विथुर भेज दिया वहाँ पर, जहाँ पर उसको थोड़ा सा पेंशन मतलब मंथली पैसा देने के लिए बोले कि तुम वहाँ पर रहो तो हम तुम्हें पैसा भेज देंगे, पेंशन के तुम वहाँ पर रहो, हम लोग के ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश मत करना, ऐसा बोल दिया। ठीक है, अब देखो द क्लेम टू पैरामाउंसी। देखो पैरामाउंट मतलब क्या हुआ, सुप्रीम लीडर, सुप्रीम सबसे ऊपर, उसको बोलते हैं पैरामाउंट। ठीक है, देखो it is clear from the above that the early 19th century the company pursued an aggressive policy territorial expansion under the Hastings. A new policy of paramountcy was initiated. Now the company claimed that its authority as paramount to supreme, hence its power was greater than the Indian states. In order to protect its interest, it was justified annexing a threatening annex in the kingdom. देखो क्या हुआ, जब लॉर्ड हेस्टिंग्स आया, धीरे धीरे वो एक नया सा एक फीचर लेके आया कि पैरामाउंसी, कि हम लोग सुप्रीम है और हम लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को रक्षा करने के लिए वी हैव टू अनेक्स स्टेट, वी हैव टू अटैक अदर स्टेट्स। वो बोले देखो तुम लोग हम लोग के ऊपर अटैक करो तो हम लोग को अपने बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये बोलते ना हम लोग को, अगर तुमको कोई क्या बोलते हैं उसको, कि अगर समवन इज अटैकिंग यू इन डिफेंस, इन सेल्फ डिफेंस वी आर डूइंग, वो बोला कि ये सेल्फ डिफेंस है, इसलिए हम लोग को अगर कोई अगर लग रहा है कि कोई थ्रेटन कर रहा है हम लोग को, कि हम लोग को कोई थ्रेट है, कि इसलिए हम लोग को जानबूझकर उसको अनेक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कोई भी इंडियन किंगडम हो, एंड वी विल डू दिस, हम लोग कंटिन्यू भी करेंगे उसको करने के लिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, वो बोले। एंड दिस प्रोसेस वाज हाउएवर डिड नॉट अनचैलेंज्ड। फॉर एग्जांपल व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू अनेक्स स्मॉल किटूर कर्नाटका, रानी चन्नम्मा टुक आर्म्स एंड एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट, शी वाज अरेस्टेड इन 1820 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीज़ हुआ, बहुत सारे जब भी ब्रिटिश ने कोशिश किया है, ठीक है, जब भी ब्रिटिश ने कोशिश किया है, एंड इट हैज़ बीन डन बाय लॉट मेनी ऑफ पीपल, लॉट मेनी ऑफ रूलर्स इन ऑर्डर टू स्टॉप इट। ठीक है, Rayanna, a poor चौकीदार of Sangoli in Kittur, carried the resistance with popular support, destroyed many British camps and records. He was also caught in hand in British in 1830. देखा, जैसे मैंने बोला, ब्रिटिश को अगर लगे कि नहीं कोई भी थ्रेट आ रहा है तो वहाँ पर उसको मार ही देगा, एंड he will take every possible step in order to save themselves. ब्रिटिश ऐसा बोल भी दिया था पहले से ही। ठीक है, और देखो फिर
देखो, in the late 1830s, the East India Company became worried about Russia. It imagined that Russia might expand across Asia and enter India and Northwest. Driven by the fear, the British now wanted to secure the control over the Northwest. They fought prolonged wars in Afghanistan between 1838 to 1842 and established indirect company rule there. Sindh was taken over in 1843. Next time line was Punjab, but the presence of Maharaja Ranjit Singh held back the company. After his death, 1813 two prolonged wars fought between Anglo-Sikh war, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है. क्या हुआ देखो, ब्रिटिश ये डर रहा था कि शायद अभी जो रशियन एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, रशिया जो अभी एक्सपैंड कर रहा है वो शायद एशिया की तरफ भी आ जाएगा एंड इट विल टेक ओवर द एरियाज ऑफ देयर जोन. इसलिए उन्होंने क्या जल्दी जल्दी में होकर अफगानिस्तान के एरियाज के ऊपर अटैक किए, ठीक है, समझ में कि नहीं. एंड एस्टैब्लिश इनडायरेक्ट रूल, वहां पर इनडायरेक्ट कंपनी रूल वहां पर भी शुरू कर दिए. एंड सिंध वाज द टेकन ओवर बाय 1843. सिंध एरिया भी जो अभी के टाइम जो पाकिस्तान एरिया जो वो एरिया भी उसने कवर कर दिया. पंजाब को टारगेट कर रहे थे लेकिन पंजाब के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां पंजाब रंजीत सिंह जी थे. जब रंजीत सिंह जी मर गए उसके बाद वो लोग ने कंट्रोल ले लिया पंजाब एरियाज का भी, ठीक है, समझ में आया कि नहीं. फिर क्या हुआ देखो, फिर आया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है कि देखो वो क्या बोल रहा है कि एनी ऑफ द किंग्स हु डू नॉट हैव द बायोलॉजिकल मेल हेयर, कोई भी अगर ऐसा राजा है जिसके पास खुद का अपना अगर बेटा नहीं है, लड़का नहीं है, सो द कंपनी विल टेक ओवर द ओके टेरिटरी. वही बोला गया, ठीक है, कि क्या है कि जो जनरल डलहौसी था, ठीक है, जो डलहौसी था वो फिर से एक नया प्लान लेकर के क्या है ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आया, जिससे कि बोला कि क्या कि किसी के पास अगर, ठीक है, बायोलॉजिकल मेल एयर नहीं होगा तो उसके टेरिटरी को ब्रिटिश क्या करेगा, कब्जा कर लेगा, टेक ओवर बाय ब्रिटिश. वही हुआ, ठीक है, कि सतारा हुआ, संबलपुर हुआ, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सब एरियाज को ब्रिटिश ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर ले लिया था, ठीक है. एंड कभी कभार उसने क्या किया था, अवध को भी ले लिया ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ व्हाट, मिस गवर्नेंट ऑल्सो, मिस गवर्नेंस के ऊपर भी उन्होंने अवध को ले लिया, ठीक है. समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ठीक है. उसके बाद देखो, अब देखो नया नया एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. वारेन हेस्टिंग्स was one of the mainly important figures who played a significant role in expansion of company power. By this time company was acquired power not in Bengal but also Bombay and Madras. देखो उस टाइम इंडिया में, ठीक है, 3 ठो प्रेसिडेंसीज हुआ, मेन पावर हेड हुआ करते थे. एक था हम लोग का बंगाल, एक था मद्रास, एक था बॉम्बे, ठीक है. इन एरियाज में जो वारेन हेस्टिंग्स हुआ करते थे गवर्नर जनरल, वो कंट्रोल करते थे इन एरिया को, ठीक है, जैसे कि मतलब बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, और एक बंगाल भी था, ठीक है. वो क्या बोले, दीज 3 प्रेसिडेंसीज बंगाल, बॉम्बे और ईस्ट वाज रूल्ड बाय गवर्नर. द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल, ठीक है. इन जगहों में गवर्नर हुआ करते हैं लेकिन ये तीनों जगह का हेडेड बाय कौन था, गवर्नर जनरल, जो कि वारेन हेस्टिंग्स हुआ करते थे, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल, ओके, who introduced several administrative reforms notably in sphere of justice, ठीक है. ये बहुत सारे नए नए एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ नए नए प्लान्स लेकर आते थे, कुछ नए नए तरीके लेकर आते थे जो कि यहाँ पर इंडिया में वो लोग लाकर लागू करवाते थे, ठीक है. जैसे कि देखो इन 1772 न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है. 1772 में नए तरीके का जस्टिस वो लेकर आए, सिस्टम जस्टिस जुडिशियल सिस्टम. क्या था, एक था फौजदारी अदालत, ठीक है, दैट इज अ क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, एंड एक सिविल कोर्ट था जिसको हम दीवानी अदालत बोलते थे, ठीक है. मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स वर interpreted Indian laws for the Europeans district collectors who presided over civil courts. The criminal courts were still under the Qazi and the Mufti but under the supervision of the leaders. देखो काजी मतलब है जज, मुफ्ती मतलब जूरिस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल एक्सपाउंडिंग द लॉज एंड काजी. देखो वो क्या हुआ करता थे कि वहां पर पंडित्स को और मुस्लिम मौलवीज को रखा जाता था जो कि मुस्लिम लॉज एंड हिंदू लॉज को इंटरप्रेट करते थे. किसको, ना यूरोपियंस जजेस को, कलेक्टर्स को. समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, ठीक है. ओके, फिर देखो
The major problem was the Brahmin Pandits gave different interpretations of local laws based on different schools of Dharmasastra. To bring uniformity in 1770, even 11 Pandits were asked to compile a digest of Hindu laws. N.B. Halid translated these digests into English. By 1770, Code of Muslims were also compiled in the benefits of European judges. Under the Regulating Act 1776, Supreme Court established in the Court of Appeal, Sadar Nijamat Adalat was set up at Calcutta. देखो अब क्या हुआ, देखो जैसे देखो इन ब्राह्मणिज्म वे आर हैविंग डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, डिफरेंट थॉट ऑफ स्कूल्स जिस बोलते हैं, ठीक है, सब अलग अलग थॉट से आते थे एंड दे आर हैविंग मेनी ऑफ देम जो डिफरेंट धर्मशास्त्र से आते थे. तो उस टाइम क्या किया, बहुत सारे पंडित्स को बुलाया गया, 11 पंडित्स को बुला के देखो सब जगहों से जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन उनको लाओ, एक बुक के फॉर्मेट में बनाओ. तो हैलिज जो था, ठीक है, एनबी हैलिज जो था उसने एक पूरा ट्रांसलेट किया उसको इंग्लिश में, जो कि हेल्प हुआ, ठीक है, जो कि एंड उसके बाद 1778 में एक मुस्लिम लॉ भी उसके बाद फिर से मतलब कंपाइल्ड हुआ कि वो हिंदू लॉज एक कंपाइल्ड हो कंपाइलेशन हो गया, उसके बाद मुस्लिम लॉज भी कंपाइलेशन हो गया, ठीक है, बना दिए, मिलकर बना दिए. 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद इन 1774 में, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट वहां पर एस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता में, जिसको सदर निजामत अदालत भी बोला जाता था, ठीक है, सेट अप सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 1774, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है. अब देखो और क्या है, okay, the colonial rules in India brought some new ideas or administration reform. This power restrained the military strength, वो military strength को बढ़ाने लगते थे, ठीक है. अंदर कंपनी आर्मी में क्या थे, देखो, composed of cavalry, the सवार्स, घोड़सवार जिसको हम लोग बोलते थे, ठीक है, and the pedals, the foot soldiers, ठीक है, and also the training in archery also given. The use of sword, the cavalry dominated the army. The Mughal state did not feel any need to have large professional trained infantry. The rural areas had a large number of armed peasants, and local zamindars often supplied the Mughals with पैदल soldiers. ठीक है, देखो जहाँ पर ब्रिटिश के आर्मी में बहुत ज़्यादा दे हैव ट्रेन्ड सोल्जर्स, इन द मुगल आर्मी वी यूज टू हैव पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रूरल एरियाज, ठीक है, जो जिनको बस भाला वाला चलाना आता था, कभी कभार वो अपने आप से ट्रेनिंग को वहाँ पर भी भेज देते. एंड दिस जमींदार यूज टू सेंड दीज पीपल, दीज रिक्रूट्स ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम द रूरल एरियाज. समझ में आया कि नहीं, ये भी होता था, ठीक है. और क्या देखो, 10 ईस्ट इंडिया कंपनी, okay, was transformed from a trading company to territorial colonial power. The arrival of a new stream of technology in 18th century aided this process. Then it take were between 6 to 8 months to travel India by sea. Steamships used to journey less the time by 3 weeks. By 1857 the company came to exercise direct rule about 60% of the territory and 78% of the population of Indian subcontinent, combined the indirect influence of direct territorial population of the country. ठीक है, यही था चैप्टर के बारे में. धीरे धीरे कैसे ट्रेड से धीरे धीरे कंपनी टेक ओवर करने के बाद कैसे उसने रूल किया, एंड दीज ऑल वर द थिंग्स दैट हैज हैपेंड इन द स्पैन ऑफ दिस मच ऑफ years in 1757 till 1857. After 1857, the British government took the direct control. Previously, the private company, East India Company, used to take, and after 1857, the British government used to take because of the revolt of 1857. They feared that this might happen again, so they used to have this direct control over the Indian territories. So this is all about this chapter. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. Till then, thank you, goodbye.